गुज़श्ता वीडियो लेक्चर में मैंने वेलोसिटी का ये फार्मूला ड्राइव किया था किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो फ्रीली गिर रहा हो वर्टिकल मोशन में और उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही हो। और वो जो ड्रैग फोर्स थी उसको हमने विस्कस ड्रैग का नाम दिया था और वो बराबर थी एफ डी इक्वल्स बी टाइम वी। यानी ये ड्रैग फोर्स जो है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ये ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ होती है। इसमें जो b है ये ड्रैग कोफिशिएंट है और हमने इसको यूज़ करके वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था। और ये वाला फार्मूला जो है ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें बताता है कि वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है। और फिर हमने यहाँ से ये भी देखा था कि जब ऑब्जेक्ट कुछ टाइम गिरता रहता है तो उसके बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को पहुंच जाता है और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो ये वाला प्री फैक्टर होती है और इसको हमने टर्मिनल स्पीड का नाम दिया था जिसे v सब t से रिप्रेजेंट किया था। तो ये फार्मलिज्म हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ड्राइव कर लिया था और ये बिल्कुल उन सारे सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होता है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी रेन ड्रॉप की। इसके अलावा ये इस तरह के किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है जिस तरह ये मैंने डायग्राम में दिखाया है, जिसमें एक लिक्विड के अंदर आप कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर गिराते हैं तो वो स्लोली लिक्विड के अंदर जाता है, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है उसको आप इस फार्मूला से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट से नोट किया होगा जब से हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी, यानी जब से हमने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ना स्टार्ट किया है हमारी सारी जो कंसंट्रेशन है वो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने जब न्यूटन्स इक्वेशंस को पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी गिवन होती है और हमने फ़र्ज़ किया था कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन लगता है वो यूनिफॉर्म लगता है। लेकिन इन जनरल हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी सिस्टम पढ़ते हैं हम इन तीन क्वांटिटीज़ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और मैंने आपको रीज़न बताई थी कि ये तीन क्वांटिटीज़ हमें ऑब्जेक्ट की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। यानी अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, उसकी वेलोसिटी आपको मालूम है और ये पता है आपको कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन किस तरह का एक्ट कर रहा है या दूसरे अल्फाज में उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, तो फिर आप ये पता लगा सकते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या फोर्स उसके ऊपर क्या होगी और वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस क्लासिकल मैकेनिक्स विच इज आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और अगर इस प्रॉब्लम में आप देखें तो इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट की है। इसका मतलब है अगर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है तो हमें पोजीशन और एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशंस भी चाहिए और वही हम इसमें करने वाले हैं आज की वीडियो लेक्चर में। एक और चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि हम अब देख चुके हैं कि हम अगर पोजीशन गिवन हो तो हम उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी ले सकते हैं और वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसके रिवर्स भी जा सकते हैं कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो हम उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके फिर पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये टू वे पाथ है कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, पोजीशन अगर आपके पास है तो आप डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ले सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं, यानी उसका इंटीग्रल ले लें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर वेलोसिटी का इंटीग्रल ले लें तो आपके पास पोजीशन आ जाएगी। और मोस्ट केसेस में जो न्यूटन लॉज हैं चूँकि हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो फोर्स की एक्सप्रेशन आएगी, विच मीन्स कि आपके पास एक्सेलरेशन की कोई जनरल एक्सप्रेशन आएगी। तो मोस्टली आपको इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन से बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो हमारे पास फोर्स की एक्सप्रेशन आई थी, इस सिनेरियो में भी हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करके उन फोर्सेस को लिखा था सम की फॉर्म में
और उधर से ये वेलोसिटी ड्राइव की थी। तो आज की वीडियो में मैं दो और क्वांटिटीज़ को ड्राइव करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो हम एक्सेलरेशन और पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके कैलकुलेट कर सकते हैं और पोजीशन हम वेलोसिटी का इंटीग्रल लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लूँ, ऑफ कोर्स टाइम डेरिवेटिव ले लूँगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी ऑफ कोर्स टाइम डिपेंडेंट होगा। तो ए ऑफ टी हमारे पास आएगा। बाय डेफिनेशन जो है एक्सेलरेशन वो इक्वल होता है वी ऑफ टी, और याद रहे कि ये वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है जैसी ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, यानी ये वी वाई ऑफ टी है। लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सादा सिंपली वी ऑफ टी में लेके चलते हैं। लेकिन हमें बैक ऑफ द माइंड पता है कि ये एक्चुअली वी वाई ऑफ टी है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी टी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये बिल्कुल ये वाली एक्सप्रेशन है जो हमें ऊपर दी हुई है। और अगर हमने लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लिया है तो इसका मतलब है हमें राइट साइड का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। और अगर हम राइट साइड को डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा d डिवाइड बाई डी टी ऑफ दिस इंटायर राइट साइड विच इज एम जी डिवाइड बाई बी। और अगर मैं एम जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ इस एक्सप्रेशन में, और वो आपके लिए है कि आपको समझने में आसानी रहेगी जब डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन जाएगी एम जी बाई बी माइनस एम जी डिवाइड बाई बी इंटू ई पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई एम। और इस सारी टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आप देखें अब तो ये जो फर्स्ट वाली है टर्म, ये वाली एम जी डिवाइड बाई बी, इसमें एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों क्वांटिटीज फिक्स्ड हैं और आपको पता है कि जब आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका जवाब जीरो आता है। तो ये पहली जो क्वांटिटी है, पहली जो टर्म है, इसका टाइम डेरिवेटिव जीरो आएगा। और जो दूसरी टर्म है माइनस साइन के बाद, उसमें एम जी बाई बी हमारे पास कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा। और हमने डेरिवेटिव लेना है इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का ई पावर माइनस बी टी बाई एम। और अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है, और उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं उसके एक्सपोनेंट का, यानी ये बन जाएगा माइनस एम जी डिवाइड बाई बी इंटू ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम इंटू माइनस बी बाई एम। ये माइनस बी बाई एम जो है ये इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेने से आया है, तो माइनस साइन ये माइनस आ गया। और बी टी बाई एम का डेरिवेटिव लिया तो बी बाई एम कॉन्स्टेंट है और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो 1 देगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। अब सबसे पहले आप देखें कि ये वाला जो माइनस साइन है ये इस वाले माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो b है यहाँ पे न्यूमरेटर में है और इसमें डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिमिलरली मैथ भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यानी ये वाला जो फार्मूला है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास रह जाएगा g टाइम्स ई पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है ए ऑफ टी, और अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ए वाई ऑफ टी। उसकी वजह ये है कि ऑब्जेक्ट जो है चूंकि वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी उसके पास इनिशियली सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी थी, तो इसलिए एक्सेलरेशन का भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। और इस एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन से अब आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। ये एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास टाइम का फैक्टर आ रहा है। जब हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो उसका लाजमी तौर पे मतलब होता है कि बाकी जो क्वांटिटीज आ रही हैं इस एक्सप्रेशन में वो सारी की सारी कांस्टेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और बी जो है ड्रैग कांस्टेंट है जिसको ड्रैग कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये भी कांस्टेंट है, और एम जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने एक दफ़ा चूज कर लिया तो फिर वो वही ऑब्जेक्ट रहेगा, विच मीन्स कि उसकी मास जो है पहले से ही हमने फिक्स कर ली है। तो ओनली जो हमारे पास एक वेरिएबल रहता है वो टाइम है। तो इसका मतलब है जब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में तब्दीली आएगी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताती है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है।
लेकिन हम इसके ऊपर भी अगेन लिमिटिंग केसेस लगा के देख सकते हैं, फिजिकल इंसाइट ले सकते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन जो हमने एक्सेलरेशन की निकाली है ये सही है, क्या ये सेंस बनाती है उस चीज़ के साथ जो हम पहले जानते हैं। यानी हमें पता था कि अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है वो जी के बराबर होता है। तो अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें तो क्या ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर आप t को 0 पुट कर दें तो फर्स्ट केस में यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट केस फॉर t इक्वल्स 0, ये हमारे पास फर्स्ट केस है। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन में t को 0 ले लूँ तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ए वाई ऑफ टी के लिए ये बन जाएगी ए वाई ऑफ टी इक्वल्स जी टाइम्स ई पावर टी को 0 पुट किया तो ये ई पावर 0 बन जाएगा। और किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया जी। इसका मतलब है कि जब टाइम 0 था यानी अभी हमने ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ा था और टाइम को स्टार्ट किया था, तो उस ऑब्जेक्ट ने अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो प्योरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलरेशन की। और ऐसा क्यों होना चाहिए? इट मेक्स सेंस, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ने मूव करना नहीं स्टार्ट किया था तो इसका मतलब है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स नहीं लगना स्टार्ट हुई थी। और अगर ड्रैग फोर्स लगना नहीं स्टार्ट हुई थी तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ड्रैग जो है वो फोर्स है और फोर्स एक्सेलरेशन लगाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर जी जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और एट टाइम टी इक्वल 0 के ऊपर अगर ड्रैग फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर प्योरली एक फोर्स लग रही है जो सब्जेक्ट का वेट है और जो सब्जेक्ट के वेट के बराबर है, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जी है। तो ऑफ कोर्स यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जब ऑब्जेक्ट अभी अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस जो हमारे पास आता है, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, मैं इन चीज़ों को लेके जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इंट्यूटिवली उस नॉलेज के साथ सेंस बनाती हैं जो हमें पहले पता है, जो हम आइडियल केस लेके यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करके देख चुके हैं। जो दूसरा केस है हमारे पास वो है फॉर टाइम टी अप्रोचेस 0, फॉर टी अप्रोचेस 0। इसका मतलब है कि टाइम अब 0 नहीं है लेकिन बिल्कुल 0 के करीब है, यानी आधा सेकंड गुजरा है या 1 सेकंड गुजरा है कंपेयर टू द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स। ठीक है, तो ये जो आप अप्रोचेस 0 कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल स्पीड 10 सेकंड के बाद अटेन कर लेता है तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम है लेट्स से ये 1/10 ऑफ अ सेकंड है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकाला था तो ये हमने कहा था कि जब टाइम बहुत समाल होता है तो ये जो एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब होता है कि इसका एक्सपोनेंट समाल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपोनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर टी समाल है तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टर्म्स आती हैं उनमें टी स्क्वायर्ड, टी क्यूब्स और इस तरह की टर्म्स आती हैं, और उनमें अगर स्मॉल वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे या क्यूब लेंगे तो वो और ज़्यादा वैल्यू स्मॉल हो जाएगी उसकी, विच मीन्स कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम जनरली इसको सिर्फ लीडिंग ऑर्डर टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, जिसका मतलब होता है कि फर्स्ट पावर। लेट मी एक्चुअली टेल यू व्हाट इट मीन्स टू एक्सपेंड टिल लीडिंग ऑर्डर। तो जो हमारे पास जनरल एक्सपेंशन होती है ई पावर माइनस एक्स की, वो होती है ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस, और ये इस तरह आगे चलता जाता है। अब इस सिनेरियो में, हमारे वाले सिनेरियो में जो x है उसकी जगह पे हमारे पास ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस बी टी डिवाइड बाई एम प्लस बी टी डिवाइड बाई एम होल स्क्वेयर्ड into 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। मैं ये कह रहा था कि ये जो टर्म है बी टी डिवाइड बाई एम स्क्वेयर, इसमें अगर टाइम बहुत स्मॉल है, लेट्स से ये 0.1 है, तो इसको स्क्वायर लेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, यानी उससे भी 10 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको इग्नोर कर सकते हैं यानी 0, और ये जो आगे वाली टर्म्स आ रही होती हैं ये
T⁻³ में जाती हैं, ये T⁻4 में जाती हैं, मतलब हायर पावर्स होती हैं। तो इसका मतलब है इनकी जो वैल्यू आती है वो इस वाली टर्म से भी कम आती है, ये वाली जो टर्म है। तो ऐसी सूरत में हम इन सारी जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इनको इग्नोर कर सकते हैं, और जो ये वाली टर्म है, ये जो जिसमें BT/m का फैक्टर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लीडिंग ऑर्डर टर्म। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में जो लैंग्वेज यूज होती है, जो साइंटिफिक जार्गन यूज होता है, वो ये है कि हम एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करते हैं अप टू लीडिंग ऑर्डर ओनली। तो जब हमने एक्सपोनेंट को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आ गई, तो इसको अब हम वापस इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो AY की वैल्यू है, AY ये इक्वल आ जाएगा G टाइम्स 1 माइनस BT डिवाइड बाई M, और ये हमारे पास आती है जब टाइम बहुत स्मॉल होता है। तो ये वाला हमारे पास दूसरा रिजल्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं अगेन इट काइंडा मेक्स सेंस कि जब टाइम स्मॉल है तो आप देखें कि ये जो पहली टर्म है राइट हैंड साइड पे, ये स्टिल G के बराबर है अगर आप G को अंदर मल्टीप्लाई करें, और जो दूसरी टर्म है वो कुछ नॉन जीरो फैक्टर आ रहा है जो GB/m के बराबर होगा for t = 1 सेकेंड। ठीक है, तो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होना शुरू हो गई है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? G के बराबर थी, जो हमने इस वाले केस में देखी है जब टाइम जीरो था। अब जब टाइम नॉन जीरो हो गया, इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो हमने देखा है कि जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज हो रही है, यानी G से कम हो रही है। और इट मेक्स सेंस कि उसको G से कम होना चाहिए, क्योंकि जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी एक्ट करना शुरू करेगी, और अगर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी तो इसका मतलब है जो नेट एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होगा। एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। जो तीसरा सिनेरियो यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ वो है कि जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड केस जो है दैट इज फॉर t goes to infinity। मैंने आपको बताया था कि टाइम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम आपको वेट करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट large compared to the two cases that we have considered above, like t = 0 and t approaches 0। ठीक है, let's say it's 5 minutes or it's 2 minutes, और इतने इन मोशंस के केस में ये 2 मिनट्स भी जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है कंपेयर टू दोज वैल्यूज़ जो हमने ऊपर ली हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो AY है, AY जिसका फार्मूला हमने लिखा था GE⁻ -BT/m, इसको हम लिख सकते हैं G डिवाइड बाई E प्लस BT/m। और अब अगर टाइम इन्फिनिट हो जाए तो ये बन जाएगा G डिवाइड बाई E इन्फिनिट, जो कि इन्फिनिट के बराबर होता है, तो ये बनेगा G/∞, एंड एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिट इज 0, विच मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। डज दिस मेक सेंस टू यू? अगर आप एक लम्हे के लिए सोचे तो हमारा इस पूरी जो दूसरी वीडियो से हम डिस्कशन कर रहे हैं ड्रैग फोर्सेस की, इस पूरी की पूरी डिस्कशन में हमारा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 हो जाता है, यानी उसकी जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है। और अगर फोर्सेस 0 हो गई हैं तो इसका मतलब है उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाना चाहिए, और वही ये हमने प्रूफ किया है कि जो टाइम जब ज़्यादा हो जाता है तो जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इट मीन्स कि हम जो चीज़ हम ड्राइव कर रहे हैं, ये लिमिटिंग केसेस एक्चुअली हमें वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इनको करना भी चाहिए, बिकॉज दिस मेक्स सेंस। यही तो थ्योरेटिकली या इंट्यूटिवली हमने देखा है कि इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेता है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की जनरल एक्सप्रेशन है, ये वाली जो मैंने ड्राइव की है। इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करने का तरीका यही है कि ये जो हमने 3 लिमिटिंग वैल्यूज़ ली हैं इधर से ही हम प्लॉट कर सकते हैं। ये टाइम ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर आप AY ले लें, एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन ले लें, और हमने ये देखना है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है। तो जब टाइम 0 था तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या था, G के बराबर था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी।
इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट करता है कॉरेस्पॉन्ड्स टू t इक्वल 0, ये वाला पॉइंट अगर t इक्वल 0 है तो उसके एक्सेलरेशन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली, ठीक है। ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैं इधर एक लाइन लगा लेता हूँ ये वाली, और इस लाइन ये लाइन हमें ये बताएगी कि ये लाइन जो है ये जी की कांस्टेंट वैल्यू है उस केस के लिए जब आपके पास ड्रैग फोर्सेस नहीं होती, यानी ऑब्जेक्ट एक फ्री फॉल मोशन में होता है और उसके ऊपर कोई ड्रैग फोर्सेस हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। और ये वाला सारा वो केस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम ड्रैग फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सेलरेशन एक्सिस के ऊपर ये हमें जी की वैल्यू दे रहा है। और अब हमने देखा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ये जो दूसरी एक्सप्रेशन हमने देखी है ये वाली, ये हमें बता रही है कि जी जो है वो कम हो रहा है, और इवेंचुअली जब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है तो जी की वैल्यू जो है वो कम हो के ज़ीरो हो जाती है। तो अगर हम इस ग्राफ के ऊपर इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहें एक्चुअली एक्सेलरेशन के लिए, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है कि इधर से स्टार्ट होगा एक्सेलरेशन और फिर ये ऐसे डिक्रीज होता 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 एक्स एक्सिस के करीब से करीब होता जाएगा जैसे टाइम गुजरता जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है ये एक्सेलरेशन का कर्व है। इधर आप लिख सकते हैं ये वाला जो कर्व है ये एक्सेलरेशन ए वाई ऑफ टी का है जो वो फॉलो करता है। और आप देख सकते हैं कि जब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है, यानी आप टाइम की इन वैल्यूज़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है अब बिल्कुल ज़ीरो के करीब पहुंच गया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैथमेटिकली इट सीम्स कि इसको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए ज़ीरो को इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि होता ही है, लेकिन एक क्रिटिकल वैल्यू होती है जो मैंने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में, कि इतने टाइम के गुजरने के बाद 5 सेकंड या 10 सेकंड या जितना भी वो आप लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल जो शख्स होता है, साइंटिस्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बेहतर जानता है कि कितनी देर के बाद वो कट ऑफ करेगा। तो उस टाइम के बाद जो एक्सेलरेशन है वो इतना कम हो जाता है कि हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। अब हमारे पास पोजीशन भी है, हम वेलोसिटी के फार्मूला से पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट अब मैं वही करने वाला हूँ। ओके, लेट्स गो डाउन हियर एंड लेट्स कैलकुलेट पोजीशन। एंड नाउ वी हैव पोजीशन ऑफ के ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कैसे टाइम के साथ चेंज होती है। तो अगेन हम वेलोसिटी के फार्मूला से स्टार्ट करेंगे जो हमने ड्राइव किया था, और वेलोसिटी का फार्मूला था वी वाई ऑफ टी इक्वल्स एम जी डिवाइड बाई बी, और ये इक्वल मल्टीप्लाई होती है 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम इससे। और हमें पता है कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है चूँकि वर्टिकली फॉल कर रहा है तो डी वाई बाई डी टी, जो वाई है यहाँ पे ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इक्वल आएगा एम जी बाई बी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो डी टी है इसको हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो आप दोनों साइड्स को डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड पे हमारे पास डी वाई ऑफ टी इक्वल्स एम जी डिवाइड बाई बी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम इंटू डी टी। और अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ से, इधर भी इंटीग्रल ले लें और राइट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल ले लें, और हमने इंटीग्रल की लिमिट्स डिफाइन करनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनिशियल कंडीशंस होती हैं। जब आपने ऑब्जेक्ट को गिराया था तो आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी जगह पे चूज़ किया था, जैसे मैंने ये इस डायग्राम में भी दिखाया है, इस वाली डायग्राम में। अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को इस लेवल से गिराते हैं पानी के अंदर, तो ये हमारा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यानी यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे मूव करता है वो पॉजिटिव y एक्सिस की जानिब जाता है, यानी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि जब ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट करता है टाइम t इक्वल 0 के ऊपर, तो उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 0 है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद जब लेट्स से कि टाइम जो है वो t प्राइम गुजर जाता है,
तो उसकी जो पोजीशन है वो y प्राइम हो जाती है, और y प्राइम को हम देखना चाहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ t। और मैंने प्राइम्स अगेन यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ये t और y पहले यूज कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ डिफरेंट नाम उनको देना है, क्योंकि इट्स अ जनरल रूल फॉर इंटीग्रेशन कि आप इंटीग्रैंड और इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती हैं उनको डिफरेंट नाम देते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सी चीज़ कौन सी है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल लेंगे तो ये बनेगा y ऑफ t, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा y ऑफ t और इसकी लिमिट्स बनेगी 0 अप टू y प्राइम, और याद रहे कि y प्राइम बजाते खुद t का फंक्शन है। ये हम देखेंगे भी एंड पे, ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन में शो हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 अप टू t प्राइम, और फर्स्ट टर्म बनेगी हमारे पास mg बाई b मल्टीप्लाइड बाई dt, और जो दूसरी टर्म है वो बनेगी 0 अप टू t प्राइम mg डिवाइडेड बाई b इंटू ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई m dt। तो लेफ्ट साइड पे आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करनी है, और अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे तो जो अपर लिमिट है वो हमें देगी y प्राइम ऑफ t, लोअर लिमिट माइनस 0 आएगा जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड की पहली टर्म में हमारे पास ये जो mg बाई b का फैक्टर है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रल जो है वो सिर्फ t होता है। तो राइट हैंड साइड की पहली टर्म बनेगी mg डिवाइडेड बाई b एंड देन इंटीग्रल ऑफ dt इज t और लिमिट्स हैं 0 अप टू t प्राइम, माइनस अगेन mg बाई b जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई ये हो रहा है, हमारे पास एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट का इंटीग्रल वही होता है, यानी e पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई m, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा माइनस बी बाई एम। ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल होता है जो आपने लाजमी तौर पे कॉलेज में कैलकुलस में पढ़ा होगा, और इसकी लिमिट्स भी हैं 0 अप टू t प्राइम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अब रह जाएगा y प्राइम ऑफ t, और राइट हैंड साइड पे जो पहली टर्म है वो बनेगी mg डिवाइड बाई b t प्राइम। जब अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट 0 है तो वो सारा कुछ 0 कर देगी। तो पहली टर्म हमारे पास ये बनेगी जो मैंने लिख दिया है, और दूसरी टर्म बनेगी माइनस साइन के साथ mg बाई b, और ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस b बाई एम है, जब इसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस m डिवाइड बाई b। और अब हमने इंटीग्रल की लिमिट्स अप्लाई करनी है एक्सपोनेंशियल के ऊपर, तो ये बनेगा e पावर माइनस बी टी प्राइम बाई एम माइनस e पावर, अब आपने t को 0 पुट करना है तो ये बन जाएगा e पावर 0। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्राइम ऑफ t इक्वल्स mg बाई b जो है ये टर्मिनल स्पीड है, तो इसको अब मैं टर्मिनल स्पीड की फॉर्म में लिखने लगा हूँ, यानी इसको मैं vt लिखने लगा हूँ, vt टाइम्स t प्राइम माइनस ये भी vt है तो ये बन जाएगा vt, ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा vt टाइम्स m डिवाइड बाई b इंटू e पावर माइनस b t प्राइम डिवाइड बाई m माइनस 1, e पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है आप एक्सप्रेशन की। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, और वो इस तरह हम कर सकते हैं कि अगर आप इस टर्म के अंदर देखें, ये जो एम बी है इसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो ये वाला जो एम बी है, लेट मी अनसर्कलेट ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, मैं इसको यूं करने लगा हूं कि ये है m डिवाइड बाई b, और इसको मैं g से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं, तो ये बन जाएगा mg डिवाइड बाई bg। और अब जो mg बाई b है वो हमारे पास टर्मिनल स्पीड है, तो ये vt बाई g बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है, एक बार इसको फिर लिखते हैं, तो ये बन जाएगी y प्राइम ऑफ t इक्वल्स vt टाइम्स t प्राइम प्लस
एक वी टी हमारे पास ये पहले से मौजूद है, एक वी टी ये बना है और डिवाइड बाई जी है, तो ये बन जाएगा वी टी स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई जी इंटू ई पावर माइनस बी टी प्राइम डिवाइड बाई एम माइनस 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है। इसको हम एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने से पहले एक और बात कि अब आप इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो हमारे पास या तो y एक बार आ रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, या फिर जो टाइम है वो भी बस जहां पे भी आ रहा है एक ही टाइम है। तो अब ये जो ऊपर प्राइम्स लगे हुए हैं ना, इनको हम खत्म कर सकते हैं। अब हमें पता है कि y भी पूरी इक्वेशन में एक बार है और बाकी जो t है वो भी एक हमारे पास क्वांटिटी है जिसका हमें पता है कि ये t है। तो अब आप प्राइम्स हटा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन से अगर प्राइम्स हटाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा सिंपली वी वाई ऑफ टी इक्वल्स दिस टर्म, और इसमें से अगर आप अब वी टी कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई ऑफ टी इक्वल्स वी टी कॉमन लेने तो ये फर्स्ट टर्म से हमारे पास सिर्फ टाइम रह जाएगा और दूसरी टर्म से हमारे पास रह जाएगा वी टी डिवाइड बाई जी into e power minus bt डिवाइड बाई m माइनस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जिसको हम ड्राइव करना चाहते थे पोजीशन का। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ ऐसे चेंज होती है। दिस इज द फार्मूला फॉर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास पोजीशन भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया। अब ये पोजीशन कैसे चेंज होती है, लेट्स गो बैक टू द डायग्राम, ये वाली डायग्राम, और इसमें देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से ओरिजिन से गिरना स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये टाइम के साथ नीचे आता गया, और ये जो कितना फासला तय करता है टाइम के साथ वो आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट ईजी। लेट मी एक्चुअली सॉल्व एन एग्जांपल फॉर यू कि हम इस एक्सप्रेशन से कैसे ये फार्मूला निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। तो ये एग्जांपल मैं सॉल्व करने लगा हूँ, और ये एग्जांपल अगेन चूँकि मैं HRK को फॉलो कर रहा हूँ तो ये हैलिडे रेजनिक और क्रेन की बुक की ही एग्जांपल है, और ये जो नंबर 18 लगा हुआ है ये आपको बता रहा है कि इट्स प्रॉब्लम 18 ऑफ द बुक ऑफ हैलिडे रेजनिक एंड क्रेन चैप्टर 4, जो कि हम ये कर रहे हैं। और हमसे सवाल ये पूछा गया है, अज्यूमिंग दैट द ड्रैग फोर्स D इज गिवन बाय D इक्वल्स BB। ये वही कंडीशन है जिसको लेके, जिस ड्रैग फोर्स को लेके हम ये सारे फार्मूलाज ड्राइव कर रहे हैं। हमने यही ड्रैग फोर्स कंसीडर किया D इक्वल्स BB, जिसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। शो दैट द डिस्टेंस y95 थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल फ्रॉम रेस्ट टू रीच 95% ऑफ इट्स टर्मिनल स्पीड इज गिवन बाय दिस फार्मूला। वो हमें ये कह रहा है कि हमने ये जो फार्मूला ऊपर ड्राइव किया है, सही है, इस फार्मूला को यूज करते हुए आप ये शो करें कि जब ऑब्जेक्ट अपनी टर्मिनल स्पीड का 95% हासिल कर लेता है, यानी जब वो गिरता है तो उसकी स्पीड 0 होती है, और जब वो गिरते गिरते इतनी स्पीड पे पहुंच जाता है कि वो जो टर्मिनल स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की उसका 95% होती है, तो उस वक्त जो उसने फासला कवर किया होता है वो इस फार्मूले से दिया जा सकता है। इन शॉर्ट वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है, इस फार्मूले को आप इस फार्मूला में कन्वर्ट करें जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और शर्त ये है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जब ऑब्जेक्ट इतना फासला कवर कर लेता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल स्पीड की वैल्यू के 95% तक हो जानी चाहिए, यानी 0 से इंक्रीज करते करते 0.95 या 95 डिवाइड बाई 100 VT हो जानी चाहिए। इन शॉर्ट वो दूसरे अल्फाज में ये कह रहा है, कंडीशन जो है वो ये है कि जो Vy ऑफ T है जब हो जाती है ये 95% ऑफ VT, यानी जब ये हो जाती है 95 डिवाइड बाई 100 VT, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ने इतना फासला कवर किया होता है। ये हमने शो करना है। तो हमने Vy की एक्सप्रेशन ड्राइव की है ये वाली। पहले हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन अगेन, और ये एक्सप्रेशन है y ऑफ t इक्वल्स vt इंटू t प्लस vt डिवाइड बाई g इंटू ई पावर माइनस bt डिवाइड बाई m माइनस 1। ये एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को हमने शो करना है ये जो ऊपर प्रॉब्लम में दी हुई है।
तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस वाली टर्म में देखें, ये वाली जो टर्म है, तो इस वाली टर्म में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेट मी एक्चुअली डू दिस फर्स्ट। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी वी टी, वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद टी भी वैसे ही आ जाएगा, और इस टर्म में से मैं माइनस साइन को कॉमन लेने लगा हूं। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन लेता हूं तो यहां मेरे पास अब माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगी वी टी डिवाइड बाई जी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी बाई एम। और अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इंक्लूडिंग वी टी, ये वाला पार्ट इंक्लूडिंग दिस वी टी, ये सिंपली हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है वी वाई ऑफ टी। और ये लेट मी एक्चुअली शो इट टू यू कि हमने लास्ट वीडियो में यही फार्मूला ड्राइव किया था और इधर से ही आज का हमने वीडियो स्टार्ट किया है। और ये देख लें, वी टी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी बाई एम, ये एक्चुअली वी वाई ऑफ टी है और बिल्कुल यही चीज इस फार्मूला के अंदर हमारे पास आई है, ये वाला देखें। तो मतलब इसकी जगह पे हम वी वाई ऑफ टी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट हमने किया यूं है कि जो हमने पोजीशन का फार्मूला ड्राइव किया है ना ऑब्जेक्ट की, उस फार्मूला को हम वापस वेलोसिटी की फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो ये बन जाएगा वी टी इंटू टी माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई जी। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला था वाई ऑफ टी, वो ये रह गया है। इस फार्मूला में अब हम एक काम और कर सकते हैं और वो काम ये है कि इसकी राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये टी मौजूद है, तो हम टी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और टी को भी हम एलिमिनेट वेलोसिटी का फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। लेट मी डू दिस। तो हमारे पास वेलोसिटी थी वी वाई ऑफ टी इक्वल्स वी टी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी बाई एम, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप वी टी को डिवाइड करें दोनों साइड्स, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी और राइट हैंड साइड अब हमारे पास रह जाएगी 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम। अब आप इस राइट साइड की जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको लेफ्ट पे ले आए और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म है इसको राइट पे ले जाएं। तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम इक्वल्स 1 माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी। और अब अगर आप दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी माइनस बी टी बाई एम। और अब मेरे ख्याल में आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब एक्सपोनेंशियल का नेचुरल लॉग लेते हैं तो वही चीज़ रह जाती है जो एक्सपोनेंशियल की पावर में होती है और वही काम यहाँ पे हुआ है। इक्वल हमने राइट हैंड साइड का भी नेचुरल लॉग लेना है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी। और यहां से आप फौरन t की वैल्यू ले सकते हैं, t इक्वल्स माइनस एम डिवाइड बाई बी नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम। तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। इस t की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर उस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास y की थी, और वो एक्सप्रेशन थी हमारे पास ये वाली। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम अगर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये वाली एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देगी जो मैं नीचे जाके लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा y ऑफ t इक्वल्स हमारे पास था वी टी इंटू टी। तो सबसे पहले हम वी टी लिखते हैं, वी टी इंटू टी था और t की जगह पे अब हमने पुट करना है माइनस एम बाई बी नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस उप्स, यहाँ पे ये ई पावर माइनस बी टी बाई एम नहीं है बल्कि 1 माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी है, क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म है तो इसने यहाँ पे आना था। तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी। और उसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म भी है,
और वो टर्म जो है हमारे पास वी वाई ऑफ टी में वो ये वाली टर्म है, ये तीसरी टर्म वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई जी। तो ये हमारे पास आएगा माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जी ये कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को जी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और जी से डिवाइड भी कर देते हैं। और उसकी रीज़न आप देखेंगे कि जब हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं जी से डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा वी टी डिवाइड बाई जी, और ये डिवीजन वाला फैक्टर बाहर ही रहने दें और अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एम जी बाई बी बन जाएगा ये, क्योंकि मैंने जी से अब अंदर मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1 माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी माइनस ये जी से मल्टीप्लाई और ये बन गया वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई जी। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जी जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला जो एम जी बाई बी है ये हमारे पास सिंपली वी टी होता है। और इस वी टी को आप बाहर कॉमन ले लें ब्रैकेट के बाहर, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बाहर वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी माइनस लास्ट टर्म में अगर आप देखें तो सिर्फ वी वाई ऑफ टी है यहाँ पे, और इसमें से हमने वी टी कॉमन भी लिया है, जिसका मतलब है कि इस टर्म को हमने वी टी से मल्टीप्लाई भी किया है और वी टी से डिवाइड भी किया है। जिस वी टी से मल्टीप्लाई किया है वो वी टी हमने बाहर कॉमन ले लिया और जिससे डिवाइड किया है वो वी टी इसकी डिवीजन में आएगा और ये बन जाएगा वी वाई ऑफ टी डिवाइड बाई वी टी। तो अब हमने एक फाइनल फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख लिया है जो कि वाई ऑफ टी की है। तो अब हम इसके अंदर जो ओरिजिनल हमारी कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि वी वाई ऑफ टी को हमने सब्सटीट्यूट करना है किसके बराबर, 95/100 वी टी। ये कंडीशन सब्सटीट्यूट करते हैं और जब ये कंडीशन सब्सटीट्यूट होगी तो जो वाई ऑफ टी है वो बन जाएगा वाई 95 ऑफ टी। तो कंडीशन को सब्सटीट्यूट करें तो लेफ्ट साइड अब बन जाएगी वाई 95 ऑफ टी और राइट हैंड साइड बनेगी वी टी डिवाइड बाई जी इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी वाई ऑफ टी को आपने सब्सटीट्यूट करना है 95 डिवाइड बाई 100 इंटू वी टी। ये वी वाई की वैल्यू है और वी वाई डिवाइड हो रहा है वी टी से, तो ये वी टी। सिमिलरली माइनस वी टी से डिवाइड हो रहा है वो ये आ जाएगा और वी वाई की जगह पे हमने पुट करना है 95/100 इंटू वी टी, और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप देखें कि ये वी टी जो है ये इस वी टी से कैंसिल, ये वी टी इस वी टी से कैंसिल, और हमारे पास सिंपल नंबर्स रह गए हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, और ये हमारे पास वी टी स्क्वायर था तो ये बनेगा वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 95 डिवाइड बाई 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 100 को आप लिख सकते हैं 19 डिवाइड बाई 20। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लॉग है हमारे पास ये वाला, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसको एक्सपेंड हम ऐसे करेंगे कि बाहर हमारे पास फैक्टर है वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू माइनस साइन, और सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 100 माइनस 19 डिवाइड बाई 20। और अगर आप इसको देखें तो ये 100 माइनस 95 5 है, और 5 डिवाइड बाई 100 जो है वो होता है 1 डिवाइड बाई 20। तो ये बन जाएगा वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 20 माइनस 19 डिवाइड बाई 20।
और इसको आप एक और स्टेप में नेचुरल लॉग को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा VT² डिवाइड बाई G इंटू माइनस, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20 माइनस 19 डिवाइड बाई 20। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो हमें पता है कि 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन से, तो उसको प्लस कर देगा, तो हमारे पास बन जाएगा VT² डिवाइड बाई G इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 20 माइनस 19 डिवाइड बाई 20। और बिल्कुल यही वो फार्मूला था जो y95 ऑफ t के लिए हमने प्रूफ करना था। और अब अगर आप चाहें तो इस y95 ऑफ t जो है इसको आप सिंपली y95 कह लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड में कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं आ रही, तो इस t को हम यहाँ से अरेज कर सकते हैं, तो ये सिंपली y95 बन जाएगा। और बिल्कुल ये वही चीज़ थी जो हमने इस प्रॉब्लम में प्रूफ करनी थी, और ये देखें यही प्रूफ हमारे पास आ गया है। तो इनफैक्ट जिस पॉइंट के ऊपर हमने t को एलिमिनेट किया था, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, तो उधर उसके बाद से हमारे पास ये सिंपली y बन जाता है, इसकी t डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो आप इसको सिंपली y95 ही लिख सकते हैं। और ये भी तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट की कोई एक चीज़ दी हो, पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, तो उससे हम बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सटेंड करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर, जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन की।